नमस्ते। आपका हमारे YouTube चैनल लर्न रिच लैब में स्वागत है। सब्सक्राइब करें और डेली ऐसे वीडियोस देखें। संविधानिक क्या है? संविधान और गणतंत्र की रूपरेखा और नागरिक के अधिकार का जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले देखिए मैं बता देना चाहता हूं कि इससे जितना भी है क्वेश्चन आंसर जितने भी पार्ट है सबका कर चुका हूं, तो आप लोग अगर नहीं किए हैं तो जाके प्लेलिस्ट में कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हम लोग बेमेल शब्दों को ढूंढ कर निकालो करते हैं, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे पहला ही नंबर दिया हुआ है कि धार्मिक, निरपेक्ष, सार्वभौमिक, धन तांत्रिक और गणतांत्रिक। इसमें देखिए जो है धन तांत्रिक होगा, तो धन तांत्रिक में आप लोग इसको चुन लीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा धन तांत्रिक में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, देखिए ये जो होते हैं सब केंद्र सरकार के होते हैं और ये राज्यपाल जो होता है राज्य सरकार का वो होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए पौरसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये देखिए सब राज्य का होता है और ये राज्यसभा जो होता है अलग होता है। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर इसमें से अलग है। देखिए चिपको आंदोलन जो है चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, तिभागा आंदोलन, नर्मदा बचाओ, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक से जुड़ा हुआ था। तिभागा जो कड़ था एक तरह से, तिभागा आंदोलन किसान ने किया था। बाकी देखिए चिपको आंदोलन भी जंगल को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, अप्पिको आंदोलन भी पेड़ को बचाने के लिए, नर्मदा और नर्मदा भी ये था, ये किक्कर के लिए था, तो इसलिए ये होगा अलग। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सही और कौन गलत है? देखिए पहला जो है संविधान विचार विभाग का कानून का संकलन था, गलत, तो ये इसमें आप लोग गलत का निशान लगा दीजिएगा। देखिए देखिए भारतीय संविधान के प्रमुख रूपकार अंबेडकर थे, ये सही होगा। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक तौर पर प्रशासनिक प्रशासक है। राज्यसभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, राज्यसभा की मुख्य अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में स्तरीय शासन व्यवस्था, ये सही है। उसके बाद देखिए हम लोग संक्षिप्त उत्तर दे ये करेंगे। देखिए देखिए स्वाधीनता प्राप्त के समय संविधान की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए जो है भारतीय राज्य का शासन करना, देखिए 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो चुका था। चूंकि नवजात राज्य क्या हुआ था कि एक संस्थान थी, इसलिए इसके मामले के कानून के रूप में संचालित करना क्या हुआ था, अतः संवैधानिक बनना आवश्यक थी। राज्य के संदर्भ में संविधान कानून का समूह जिसके कारण सरकारी क्या था, सरकारी की शक्ति और कार्य, नागरिकों के अधिकार और राज्य और नौकरी के बीच संबंध संचालित हुआ। तो दूसरा नंबर जो था देखिए भारतीयों की मांगों की पूर्ति एवं समस्याओं का समाधान। ब्रिटिश भारत में भारतीयों की मांग को पूरी करने, अब ब्रिटिश जो था नहीं जाती थी, फिर भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, नव स्वतंत्र राज्य का सामना करना पड़ता था। अतः भारतीयों की मांगों को पूरा करने और उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। अब देखिए दूसरा है भारतीय संविधान में गणतांत्रिक राष्ट्र का अर्थ क्या है? देखिए व्यापक अर्थ में भारतीय संविधान में लोकतंत्र शब्द का अर्थ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र से समानता की स्थापित करना था। जबकि वास्तविक अर्थ में देखा जाए, वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ वयस्क मताधिकार के माध्यम से शासन का चयन है। भारत में प्रशासन का संचालन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा देखिए माध्यम से चुने गए प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि भारतीय प्रशासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक है। भारत को धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा जाता है? देखिए संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष बताता है। धर्मनिरपेक्ष भारत धर्म के मामले तटस्थ भूमिका रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नस्ल, धर्म, जाति, लिंग से परे अपने धर्म का आभास और उपदेश और प्रचार कर सकता है। निष्पक्षता भारत किसी भी धर्म के प्रति पक्षपाती नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत ना तो किसी धर्म का समर्थन करता है और ना ही किसी का विरोध करता है।
महात्मा गांधी ने दलित को अधिकार दिलाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किया। देखिए, महात्मा गांधी ने जो है, गांधी जी ने दलितों को अधिकार स्थापित करने के लिए कई पहल की। पहले अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना, हरिजन संघ की स्थापना ही किया था। गांधी जी ने दलित और हरिजन के समग्र कल्याण के लिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। इस संगठन ने दलितों के अधिकार की स्थापना और अस्पृश्यता का विरोध करने के लिए आंदोलन का आयोजन किया और निर्देश किया। देखिए, शिक्षा का अधिकार देने का प्रयास। गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की पहल से तहत हरिजनों दलित को शिक्षा का अधिकार देने के लिए कई शैक्षणिक संस्था स्थापित किया, जहां यहाँ दलित को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। ऐसे मंदिरों में प्रवेश का अधिकार प्रदान करें। तो देखिए, गांधी जी के आदेशों से प्रेरित होकर बम्बई कांग्रेस ने दलित और हरिजन को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देने के लिए एक कानून पारित किया। अन्य अधिकार प्रदान करने में सफाई कर्मचारी संघ, आवास समिति और समवास हृदय समिति गांधी जी की सक्रिय मदद के लिए विकसित हुई। उनके व्यक्तित्व को मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारत के संविधान में नागरिकों के कौन कौन से मौलिक अधिकार, परिभाषा। विकास के लिए नागरिकों को अधिकार अपरिहार्य। विभिन्न भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिया गया। पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार एवं संवैधानिक उपचार का अधिकार, सुधार। देखिए, प्रारंभ में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था, लेकिन 1978 ईस्वी में किए गए 44वें संशोधन द्वारा इस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब देखिए, उसके बाद जो है लंबा क्वेश्चन है, अपनी भाषा में 100 से 160 शब्दों में भारतीय संविधान के प्रस्ताव की व्याख्या करें। प्रस्ताव के गणतांत्रिक शब्द किस प्रकार व्यवहार किया गया, अपनी भाषा में लिखो। देखिए, प्रस्ताव की व्याख्या। संप्रभु का अर्थ है कि भारतीय आंतरिक और बाह्य रूप से विदेशी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त और उसके पास सर्वोच्च शक्ति। समाजवादी। हालांकि प्रस्ताव में भारत को एक समाजवादी राज्य के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन इस शब्द के वास्तविक अर्थ में समाजवादी स्थापित नहीं हुआ। धर्मनिरपेक्ष। एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में भारत ना तो किसी धर्म का समर्थन करता है और ना ही विरोध करता है। यहाँ सभी धर्म को समान मान्यता दी गई है। लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का अर्थ है कि भारतीय प्रशासन जनता की राय पर आधारित है। गणतंत्र का अर्थ है कि राज्य के प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं होगा और जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाएगा। देखिए, रिपब्लिक की उपलब्धता का विवाद। गणतंत्र का अर्थ गण शब्द का अर्थ है जनता या प्रजा का शासन। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के मुखिया अपना पद पर वंशानुगत रूप से धारण नहीं किया जा सकता, वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। यहाँ राजा या राजशाही के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय प्रशासन की स्रोत और संरक्षण जनता, इसलिए भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया। गणतंत्र की प्राप्ति या उपलब्धता। देखिए, ये पॉइंट लिख करके ये ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। भारत में संविधान के अनुसार गणतंत्र विधान है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता के वोट के माध्यम से ही बहुमत से जीतने वाली पार्टी सत्ता में आती है और पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। इसके अलावा भारतीय प्रशासन का मुखिया राष्ट्रपति होता है। वह अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधित्व के माध्यम से भी चुना जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत में जनता की सर्वोच्चता को मान्यता दी गई है, तो संविधान में वर्णित गणतंत्र शब्द की प्राप्ति हुई है। देखिए, अब उसके बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री व राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यों के विषय में चर्चा करें और राष्ट्र तथा राज्य के चलाने में इसकी क्या भूमिका होता है। परिचय देखिए, पहले जान लेते हैं हम लोग। संविधान प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्यों का विस्तृत विवरण नहीं देता है। शक्ति और कार्यों का निर्धारण इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के मॉडल और प्रचलित अनुष्ठान और प्रथाओं के आधार पर किया गया है। प्रधानमंत्री की शक्ति। अब देखिए, शक्ति एवं कार्य। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार। अनुच्छेद 74 के अनुसार
CM प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। 82वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच के संबंध। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कैबिनेट के मंत्रियों के बीच संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह राष्ट्रपति को प्रशासन की कार्रवाई और कानून प्रस्तावों का विधायक के बारे में सूचना करता है। मंत्रिमंडल के नेता। प्रधानमंत्री कैबिनेट का नेता और मुख्य निर्देशक होता है। अन्य सभी कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनकी सलाह पर की जाती है। उनके पास कैबिनेट के मंत्री को विभाग वितरण करने और कार्य सौंपने का शक्ति भी होता है। मंत्रिमंडल पर अधिकार। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल पर पूर्ण अधिकार होता है। उसके पास मंत्रिमंडल का एजेंट निर्धारित करने और मंत्रियों का सलाह देने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने की शक्ति है। डॉक्टर VD महाजन के मुताबिक प्रधानमंत्री सितारों के बीच चंद्रमा की तरह है। फिर अन्य लोगों ने उन्हें समान स्तर के लोगों में सबसे अपरंट बताते हैं। संसद के नेता। अब देखिए, प्रधानमंत्री को लोकतंत्र में बहुमत दल के नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए वह सदन के नेता भी हैं। वह संसद के भी हैं। लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित रह सकते हैं। उसके पास बैठक की तारीख तय करने, सत्र की अवधि निर्धारित करने और एजेंडा तैयार करने की शक्ति है। अब देखिए, विदेशी नीति का निर्धारण। विदेशी नीति के निर्धारण में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। राजदूतों की नियुक्ति के मामले में भी प्रधानमंत्री की राय अंतिम होती है। लोकप्रिय नेता। अब देखिए, प्रधानमंत्री को सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए वह सरकार और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह सरकार के लक्ष्य और उद्देश्य, एजेंडा की निर्धारण समय पर जनता तक पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रशासक होता है और राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, शासन का सचिव। मुख्यमंत्री के नेतृत्व मंत्रिमंडल राज्य प्रशासन का संचालन करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंडल के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण कार्य जनसंपर्क बनाए रखना है। मुख्यमंत्री को सरकार की नीति का निर्धारण करना और जनता की राय के अनुसार गतिविधि करना है। विधानसभा के नेता का रूप में मुख्यमंत्री सत्र बुलाते हैं और उन्हें स्थगित करते हैं और यदि आवश्यकता हो तो विधानसभा को भंग करते हैं। पश्चिम बंगाल की शासन व्यवस्था में गणतंत्र की धारणा किस प्रकार विस्तृत होती है, स्थानीय अंचल के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिए। पश्चिम बंगाल में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, इसमें ग्रामीण पंचायत और शहरों को नगर निगम कहा जाता है। त्रिव्यवस्था शामिल है। ग्रामीण व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होता है। 5 वर्ष की इस व्यवस्था के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की जाती है। स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था और लोकतंत्र है। भागीदारी। लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता और स्थानीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत है। इस प्रशासनिक व्यवस्था में आम लोग आसानी से भाग ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति नगर पालिका या पंचायत चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधित्व के रूप में भाग ले सकते हैं। ये प्रतिनिधित्व स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था का संचालन करते हैं। चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधित्व। स्थानीय स्वशासन प्रणाली के सदस्य का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, मतलब वोट के द्वारा ही इसका क्या होता है, चुनाव होता है। एक ग्राम पंचायत में 700 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक व्यक्ति पंचायत समिति में 4500 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है और एक जिला परिषद 60,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रशासनिक का संचालन। स्थानीय स्वशासन के लोकतांत्रिक तरीके से संचालित और पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य लोकतंत्र तरीके से लोक कल्याण कार्य करते हैं। लोगों के कल्याण के लिए ये लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। भारत के संविधान ने नारी के अधिकार को किस प्रकार सुरक्षित किया। नारी की सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए आर्थिक स्वाधीनता कितना आवश्यक है, उदाहरण के साथ लिखना है। देखिए स्वतंत्र भारत के संविधान में महिलाओं को नारी, वही महिला बोलते हैं उसी को। देखिए, कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हें
राजनीतिक में भाग लेने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कानून सुरक्षा का अधिकार दिया गया। महिलाओं का सार्वभौमिक अधिकार, राजनीतिक में भाग लेना 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 33% सीटें आरक्षित की गई। इसलिए स्थानीय स्वशासित संस्थाओं में जनप्रतिनिधित्व के रूप में महिलाओं की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। शिक्षा प्रणाली, संविधान पुरुष और महिलाओं के लिए समान शैक्षिक अवसर के भी प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 29 से 30 के अनुसार जो सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, महिलाओं को उचित शिक्षा प्रदान करके उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास किया गया है। विवाह प्रणाली, देखिए महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कुछ वैवाहिक कानून पारित किए गए हैं, जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, शेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू दत्त ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 में मुख्य उद्देश्य थे विवाह की उम्र, बहुविवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, विधवा पुनर्विवाह, दहेज और गोद लेने जैसे कानून का था। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति में महिलाओं के अधिकार की मान्यता दी गई है। माँ, पत्नी, माँ, अविवाहित बेटी और विधवा को संपत्ति विरासत में मिल सकती है। हिंदू विरासत अधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार भाई बहन को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार है। मृत व्यक्ति की संपत्ति पर उसका विधवा बेटी और बेटे और बेटी का बराबर दावा होता है। मौलिक अधिकार, देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार से संबंध है। समानता का अधिकार पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव को कम करता है और स्वतंत्र का अधिकार महिलाओं को स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार देता है। अन्य मौलिक अधिकार भी महिलाओं के हित की रक्षा करते हैं। राज्य को महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकार है। महिलाओं को सामाजिक स्थिति स्थापित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता, महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए उन्हें अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक है। पुरुषों की तरह महिलाओं को सामाजिक स्थिति में आर्थिक स्वतंत्रता पर निर्भर आर्थिक स्वतंत्र न केवल महिलाओं को सामाजिक स्वतंत्रता प्रतिष्ठा प्रदान करती है बल्कि उत्पीड़न और शोषण को भी कम करती है। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। परिणाम स्वरूप वे जीवन के पक्ष में आने वाले सभी समस्याओं का मुकाबला प्रतिकार कर सकती है। अब देखिए उसके बाद जो है अनुसूचित जाति, उपजाति और पिछड़े जातियों के उन्नत में संविधान की क्या भूमिका है। देखिए संविधान में अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के विकास के लिए कुछ प्रावधान है। संविधान के 16वें में अनुसूची में जातियों और जनजातियों के कुछ विशेष उपाय शामिल हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विकास में संविधान की भूमिका। समानता का अधिकार, देखिए जो पहला संविधान अनुच्छेद 15 में सभी नागरिकों के लिए समान सामाजिक प्रतिष्ठा का उल्लेख है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को सरकारी नौकरी और उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए असमान अवसर दिया जाएगा। देखिए दूसरा अस्पृश्य का उन्मुक्त, संविधान के अनुसार 17 में अस्पृश्यता के उन्मुक्त का वकालत करते हैं। केवल जाति या अस्पृश्य के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसके उचित विशेष अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, वह उसका अपमान नहीं किया जा सकता। अस्पृश्य को समाप्त करने के लिए संसद में 1955 में अस्पृश्य अपराध अधिकार पारित किया गया है। देखिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण, सरकारी नौकरी में के अनुसूचित जनजाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.25% सीट आरक्षित की गई। मंडल आयोजन की सिफारिश पर पिछड़े जाति को 27% सीट आरक्षित की गई थी। यही प्रावधान शैक्षिक क्षेत्र में भी लागू होते हैं। हालांकि प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक आरक्षण प्रक्रिया में कुछ बदलाव है। 1944 से पश्चिम बंगाल द्वारा जारी एक परिपत्र के माध्यम से इस परिपत्र के अनुसार 22 और 6 सीट आरक्षित की गई है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति क्रमशः सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में होता है। देखिए उसके बाद है अधिकारियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए, जो पिछड़ा वर्ग है उन लोगों के
के समग्र कल्याण के लिए एक विशेष कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 338 में ऐसा प्रावधान उल्लेख है। ऐसा अधिकार कार्य अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मिलने वाली सुविधा या प्रावधानों पर शोध करना होता है। अधिकारी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो फिर इसे संसद में के समक्ष रखता है। अन्य व्यवस्था, केंद्र सरकार राज्य सरकार को विशेष अनुदान प्रदान करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए संसद के पास यह देखने के लिए एक स्थिर समिति है कि कल्याणकारी उपाय संविधान की शर्तों के अनुसार किए जा रही है। तो इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हम लोग का जो पूरा समाधान हो गया। नमस्ते, आपका हमारे YouTube चैनल लर्न रिच लैब में स्वागत है। यदि आप पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।